हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं की मैथ के अध्याय 1 पूर्णांक के एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के पहले उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम समझेंगे। तो आपको पहला टॉपिक है आपका एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। यानी कि एक धनात्मक जैसे कि +5 +6 +7 +8 और एक ऋणात्मक पूर्णांक जिसके आगे माइनस लगा रहता है उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं का गुणन। यानी कि एक पॉजिटिव, एक धनात्मक, एक प्लस वाले और एक माइनस वाले संख्या को गुणा करने पर क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि गुणा क्या होता है। कि गुणा जो है पूर्ण संख्याओं का बार बार योग है। कहने का मतलब 5 को हम 3 से गुना, यहाँ पे 5 को 3 से गुना किया गया है। मतलब 5 जो है कितनी बार आपस में जोड़ा गया है, 3 बार। 5 जोड़ 5 जोड़ 5, ऐसा ना लिख के हम 3 गुना 5 कह सकते हैं। मतलब 5 जो है 3 टाइम्स है, 3 बार है। ठीक है, गुना का यही मतलब होता है। अब यहाँ पे देखिए -5 गुना का मतलब हम समझ गए। -5 को कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार। यानी कि इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना -5। यानी कि -5 को खुद से 3 बार जोड़ा गया। तो उसका -5 को अगर हम खुद से 3 बार अगर हम जोड़ेंगे, ये देखिए संख्या रेखा पर देखिए गौर से। तो एक बार जोड़े तो यहाँ पे -5 पे, एक बार और -5 जोड़ेंगे तो -10 पे चले जाएंगे, एक बार और -5 जोड़ेंगे तो -15 पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक पॉजिटिव संख्या रहे, एक पॉजिटिव रहे, जैसे कि यहाँ पे 3 है प्लस में और एक माइनस में, तो उसका जो गुणन होगा वो ऋणात्मक संख्या ही होगा। यानी कि जो हमारा जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा गुणा करने के बाद जो आएगा वो निगेटिव होगा। 5 दिया 15 और इनमें से एक माइनस है, तो 15 के आगे हम एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है निष्कर्ष में, एक माइनस और एक प्लस हो तो उसका गुना क्या होगा, माइनस होगा। एक माइनस हो एक प्लस हो, या फिर एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इस तरह से क्या होगा, उसका जो गुणनफल जो आएगा वो ऋणात्मक ही होगा। यानी कि दोनों अगर अपोजिट संख्या का है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है, इसे हम यह भी कह सकते हैं कि एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, तो उसका गुणनफल जो भी आएगा वो ऋणात्मक संख्या ही होगा। यानी कि उसके आगे माइनस ही लगा रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणनफल एक ऋणात्मक संख्या ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है 1.4.2 में आपको समझाया गया है दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन। यानी जब दो ऋणात्मक संख्या हो तो उसका गुणन क्या होगा। जैसे कि -3 गुना -2, दोनों के आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि दोनों ऋणात्मक संख्याएं ही हैं। तो 3 दूना 6 हो गया। अब दोनों माइनस है तो माइनस गुना माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि -3 और -2 को गुना करने पे क्या आ गया, +6 आ गया। उसी प्रकार -3 और -4 को गुना करें क्या होगा, 4 तिया 12। ठीक है, साइन किसका होगा, चूँकि दोनों ऋणात्मक संख्या है इसलिए साइन जो होगा वो प्लस होगा, इसका जो गुणनफल होगा वो प्लस होगा। निष्कर्ष में लिखा गया है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको समझना है 1.4.3 तीन अथवा अधिक ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें हम क्या करेंगे,
पहले दो को आपस में गुना करेंगे और उसका जो गुणनफल आएगा उसको जो बचा हुआ तीसरा संख्या रहेगा उसके साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, -4 गुना -3 गुना -2। तो पहले हम 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, -4 और -3 का, और एक बचा तो इसे मैं बाहर रखता हूँ, ठीक है। तो -4 और -3 को जैसे आप पहले गुना करते थे दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल या फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक, उसी के अनुसार पहले हम इसको गुना करेंगे -4 गुना -3। चूँकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं इसलिए इसका गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। 4 तिया 12 हो गया और साइन क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। अब ये 12 हो गया। अब ये जो बचा हुआ जो तीसरा संख्या है इसके साथ इसे गुना कर देंगे। तो ये एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या है, तो इसका गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। तो 12 दूना 24 और इसके आगे माइनस साइन लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये 4 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पेयर लेंगे। दो दो का हम जानते हैं, है ना, बताया गया है। तो आप पहले दो दो का करें, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में गुना करें। तो -4 और -3 को पहले गुना कर लेते हैं हम लोग। -4 गुना -3 का जोड़ा बना लिए, गुना -2 गुना -1 का जोड़ा बना लिए, ठीक है। अब देखिए, चूँकि ये दोनों ऋणात्मक संख्या है -4 और -3, तो ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, 4 तिया 12 धनात्मक संख्या होगा। उसी प्रकार -2 और -1 दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ये दोनों का गुणनफल भी एक धनात्मक संख्या होगा। 2 गुना 1 2, लेकिन प्लस में। अब ये दोनों धनात्मक संख्या हैं, तो 12 दूना क्या होता है, 24। निष्कर्ष में नीचे लिखा गया है कि माइनस गुना माइनस, निष्कर्ष में लिखा गया है माइनस गुना माइनस प्लस, अगर 2 बार गुना हो तो माइनस गुना माइनस गुना माइनस, ये दोनों का अगर हम जोड़ा बनाते हैं माइनस गुना माइनस का, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर प्लस को अगर हम माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, यानी कि माइनस ऋणात्मक संख्या 3 बार खुद से गुना हो तो उसका गुणनफल ऋणात्मक संख्या होगी। यहाँ पे 4 बार गुना किया गया है, माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, यानी कि दो दो का हम पेयर लेंगे, माइनस गुना माइनस फिर माइनस गुना माइनस। तो दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल यहाँ पे प्लस हो गया, दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल यहाँ पे प्लस हो गया, और दोनों प्लस संख्या आपस में गुना होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। यानी कि 4 लगातार ऋणात्मक संख्या का गुणनफल एक धनात्मक संख्याएं होगी। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऋणात्मक संख्याएं अगर सम टाइम, यानी कि सम संख्या के बराबर आपस में गुना है, यानी कि 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, तो उसका जो गुणनफल है वो हमेशा ही क्या होगा, एक धनात्मक संख्या होगा, क्योंकि दो दो का पेयर लग जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या बार, यानी कि 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार इस तरह से गुना हो, तो दो दो का पेयर लगाने के बाद एक बच जाएगा। इसलिए इनका गुणनफल जो है, अगर विषम संख्या बार गुना है ऋणात्मक संख्या का, तो उसका गुणनफल एक ऋणात्मक संख्या ही होगा। अब हम पूर्णांकों के गुणन के गुण पढ़ेंगे। पहला है संवृत्त गुण, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। संवृत्त गुण कहने का मतलब कि दो पूर्णांक संख्याओं को गुना किया जाए तो परिणाम भी हमें, यानी कि गुणनफल भी हमें जो मिलेगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। जैसे कि -5 गुना 1 बराबर -5, तो -5 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है और -5 भी एक पूर्णांक है। तो दो यहाँ पूर्णांकों को गुना किया गया तो हमें क्या मिला, -5। इसी प्रकार ये सभी उदाहरण है जिसमें गुणनफल क्या है, एक पूर्णांक ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने निष्कर्ष में लिखा है कि दो पूर्णांकों का गुणन हमेशा एक पूर्णांक होता है, अतः पूर्णांक का गुणन संवृत्त गुण का पालन करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुणन की क्रम विनिमेयता, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हम क्रम को बदल दें,
गुना करते समय अगर हम क्रम को बदल दें तो उसका जो गुणनफल आता है, जो परिणाम आता है, वो नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। ठीक है, जैसे 3 × -4 करने से हमें क्या मिलेगा, -12। चूँकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या का गुना है, 4×3 = 12 और माइनस साइन लग जाएगा। अगर हम इसका क्रम बदल देते हैं, -4 को पहले और 3 को बाद में लाते हैं, तो भी गुणनफल हमें -12 ही मिलेगा। इस तरह से हमने देखा कि गुना में पूर्णांक जो है क्रम विनिमयता के गुण को पालन करता है। इसे हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं, A × B = B × A। अब नेक्स्ट है हमारा शून्य से गुणन। शून्य से गुणन, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर किसी भी पूर्णांक संख्या को या किसी को भी हम शून्य से गुना करते हैं तो हमें रिजल्ट यानी परिणाम क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी से बड़ी हो। ठीक है, 0 × -4 0। व्यापक रूप में हम इसे लिख सकते हैं A × 0 = 0 × A = 0। गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसा कि हमने योजात्मक तत्समक पढ़ा था। योजात्मक तत्समक क्या होता है, 0। तत्समक का मतलब जैसे कि आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना खुद का चेहरा नज़र आता है। उसी प्रकार वैसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर, जिसे पूर्णांकों को गुणा करने पर गुणनफल वो खुद ही प्राप्त होता है। जैसा कि योजात्मक तत्समक में किसी के साथ 0 जोड़ने पर हमें वो संख्या खुद मिलती थी। जैसे 3 + 0 = 3, तो 0 क्या था, योजात्मक तत्समक था। उसी प्रकार हम किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल वो संख्या खुद होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, 1 जो है पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है। व्यापक रूप में हम इसे लिख सकते हैं A × 1 = 1 × A = A। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा गुणन के साहचर्य गुण, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है कि अगर तीन संख्याएं आपस में गुना है तो हम पहले दो का ग्रुप करके आपस में गुना करते हैं। उसके बाद जो गुना करने के बाद जो आता है, उसके बाद जो बची हुई संख्या होता है उसके साथ गुना करते हैं। तो अगर हम ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे -3 और -2 का ग्रुप बनाया है और 5 को अलग रखा है, तो गुना करने पे हमें गुणनफल -3 × -2, दो ऋणात्मक संख्या है, इनका गुणनफल क्या हुआ, 6 आया। ठीक है, और गुणनफल आने के बाद जो बची हुई संख्या 5, इसके साथ गुना किया, गुना करने पर 30 आया। तो अगर हम ग्रुप चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे -3 और -2 का ग्रुप बनाया था और नेक्स्ट टाइम हम जब ग्रुप गुना करेंगे तो -2 और -5 का ग्रुप बनाएंगे और बची हुई संख्या -3 के साथ गुना करेंगे। तो -2 और -5 का गुणनफल क्या आएगा, -10। चूँकि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा एक ऋणात्मक संख्या होती है। और बची हुई संख्या क्या थी, -3। दोनों यहाँ पे दोनों ऋणात्मक संख्या है तो उनका गुणनफल क्या होगा, एक धनात्मक संख्या आएगा, 10 या 30। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रुप बदलने पर, समूह बदलने पर गुणनफल यानी कि परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ऐसा गुणन के साहचर्य गुण, पूर्णांक जो है गुणन के साहचर्य गुण का पालन करते हैं। निष्कर्ष में लिखा है कि पूर्णांकों का गुणनफल उनके समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता और यह पूर्णांकों के लिए गुणन का साहचर्य गुण कहलाता है। व्यापक रूप में हम इसे लिख सकते हैं A × B × C = A × B × C। वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
योग पर 16 गुना 10 जोड़ 2, तो 16 गुना 12 192 आया। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं, 16 गुना 10 करते हैं जोड़ 16 गुना 2 करते हैं, 16 गुना 10 किया हमने, उसके बाद जोड़ 16 गुना 2 किया, तो इस तरह से भी परिणाम क्या है 192 ही आया। ठीक है, माइनस 2 गुना 3 प्लस 8 था, तो क्या है -2 × 8 = 16। अगर हम इसे इस तरह से गुना करें डिस्ट्रीब्यूटिव करके, -2 × 3, ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद जोड़ -2 × 5 जोड़ -2 × 5, तो भी परिणाम -16 ही आया। ठीक है, यानी कि पूर्णांकों के लिए योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य है। व्यापक रूप में हम इसे लिख सकते हैं a गुना b जोड़ c = a गुना b जोड़ a गुना c। व्यवकलन पर भी वितरण गुणन पूर्णांकों के लिए सत्य है। आप इसमें देख रहे हैं कि परिणाम सेम ही आ रहा है। व्यापक रूप में हम इसे लिख सकते हैं a गुना b माइनस c = a गुना b माइनस a गुना c, यानी कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम सत्य है। गुणन को आसान बनाना, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही काम की चीज़ है, तो इसे आप बहुत ही मज़े लेके देखना और शांति से देखना। जैसे कि -25 गुना 37 गुना 4 है, तो 25 और 37 का ग्रुप बनाया हमने, उसके बाद इसको गुना करने से जो आया उसको हम 4 से गुना किया तो -37 आया। इसे हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, -25 का जो है 4 के साथ ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और बची हुई संख्या के रूप में 37 को रखेंगे, तो -25 गुना 4 क्या हो गया 100 हो गया, और गुना 37, तो आसानी से देखिए 37 हो गया। उसी प्रकार 16 गुना 12 करना हो तो 16 गुना 12 करने में हमें समय लगेगा। अगर आपको टेबल नहीं आते हो तो पहाड़ा नहीं आते हो तो हम इसे आसानी से 16 गुना 12 को हम 10 जोड़ 2 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि वितरण गुण के नियम का पालन करता है पूर्णांक गुणन में, तो 16 गुना 10 जोड़ 16 गुना 2, 16 × 160 और 16 दूना 32, 192, बहुत ही आसानी से हो गया। उसी प्रकार आप 23 गुना 48 को आप कैसे लिख सकते हो, -23, 48 को 50 - 2, तो 23 को इसके साथ गुना करेंगे, 23 को 50 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है तो बीच में माइनस दे दिया, और फिर 23 को 2 से गुना करेंगे, उसका गुणनफल आएगा इसका 1150 और -46। 23 को 50 के साथ गुना करना आसान है, 5 बार टेबल पढ़ेंगे और एक 0 दे देंगे। उसी तरह से 23 दूना 46 हो गया, और जो भी गुणनफल आएगा उसका हम व्यवकलन करके उसका रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि गुणा को हम वितरण गुण के माध्यम से कितनी आसानी से गुना कर सकते हैं। हमें लंबी लंबी पहाड़े पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे वितरण गुण का नियम का उपयोग करते हुए बहुत ही आसानी से गुना कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप पूर्णांकों के गुणन का गुण सभी समझ गए होंगे, और इस पार्ट में मैंने जो भी पढ़ाया, और अब आप अपने बुक के एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही आसानी से बना सकते हो, कोशिश कीजिए। अगला वीडियो पे मैं एक्सरसाइज 1.3 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा।